हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर पॉलिटी का। जिससे पहले कि हमने समझा था आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक। अब हमारे नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं उनको समझते हैं वन वर्ड। तो हमारे पास है आर्टिकल 93 से लेकर 96। जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में जब हम पिछला लेक्चर ले रहे थे तब हमने उसमें समझाया था आपको इस बारे में कि जो चेयरमैन होते हैं या फिर ड्यूटी चेयरमैन है जो कि राज्यसभा में बैठते हैं उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीकर पे, और ड्यूटी स्पीकर जो कि लोकसभा में रहते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आर्टिकल 93 से लेकर 96 तक हम समझेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल 93 बोलता है द स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, किस बारे में बात करता है, जो स्पीकर है या फिर जो ड्यूटी स्पीकर है। अब स्पीकर ही कौन है और ड्यूटी स्पीकर कौन है उसको हम डिटेल में समझते हैं। राज्यसभा में जैसे कि चेयरमैन बैठते हैं, ठीक है, एक हेड होता है राज्यसभा का जो लीड करता है पूरे ग्रुप को, तो वो होता है चेयरमैन। वैसे ही लोकसभा को जो हेड करेगा, जो पूरे लोकसभा को लीड करेगा उसको बोलते हैं स्पीकर। और सेकंड नंबर पे जो लीड करेगा उसको बोलते हैं ड्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर किसमें, दोनों है किसमें, हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है, सबको पता है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। सो हाउस ऑफ द पीपल में कौन, स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर बैठते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हम स्पीकर और इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं। मान लो कि इलेक्शन हुई, ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे कोई स्पीकर नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो चूज किया जाता है किसमें से, स्पीकर को हमेशा चूज किया जाता है जो कि इलेक्टेड पर्सन है। इलेक्टेड पर्सन में से जितने भी एमपी हमारे चूज किए जाएंगे, एमपी में से ही किसी एक को चूज किया जाएगा किसके लिए, स्पीकर के लिए। तो जितने भी एमपी होंगे वो तभी आएंगे जब इलेक्शन होगी। तो इलेक्शन के बाद ही किसको चूज किया जाता है, स्पीकर को। सो मान लो कि स्पीकर को चूज किया जाता है इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन में से जो सिलेक्ट होकर एमपी बन के आएगा उसी में से जिसको वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे उसको एज ए स्पीकर बनाया जाएगा। तो मान लो कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन ही नहीं हुई होगी तो एमपी भी नहीं होंगे। अगर एमपी नहीं है तो उस टाइम पे कौन जो है वो स्पीकर रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। सो प्रोटेम स्पीकर जो स्पीकर होते हैं वो कम से कम 2 से 3 दिन रहता है। 2 से 3 दिन के लिए किस चीज के लिए मेनली इनको रखा जाता है, जबकि कोई एमपी बन के आएगा तो उसको कौन वोट दिलाएगा, क्योंकि जो भी एमपी या कोई एमएलए होता है, एमएलए की बात करें तो उनको वोट दिलाते हैं कहाँ, जब स्टेट की बात करते हैं तब उनको वहां के स्पीकर जो है वो वोट दिलाते हैं। वैसे ही लोकसभा में स्पीकर को जो एमपी बन के आएंगे उनको कौन वोट दिलाएगा, वो काम है किसका, स्पीकर का। तो मान लो जब एमपी बन के आए तो स्पीकर ही नहीं, क्योंकि एमपी ही स्पीकर बनते हैं, तब उस टाइम पे कोई ना कोई तो चाहिए जो उनको वोट दिलाए। तो कौन होता है वो, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मेनली देखा जाए वो पर्सन होता है जो कि एज में सबसे ज्यादा हो, ठीक है, सबसे अधिक जिसकी एज होगी पूरे लोकसभा में उसको चूज किया जाता है सर प्रोटेम स्पीकर। सो प्रोटेम स्पीकर जो कि 2 से 3 दिन रहते हैं किसी के लिए, स्पीकर्स को वोट दिलाने के लिए मेनली, किसको लिए, जो कि एमपी होंगे, जितने भी एमपी होंगे उनको कौन योग्य वोट दिलाएगा, वो दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। और मेनली जो स्पीकर होगा उसको कोई भी वोट नहीं दिलाता, ठीक है। मेनली स्पीकर की जो, जैसे कि एक एमपी को चूज किया जाएगा एज ए स्पीकर तो उसको कोई वोट नहीं दिलाता, ठीक है, तो उनको जो है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं दिलाते। तो स्पीकर को नहीं दिलाते, वो किसको दिलाते हैं, सिर्फ जो कि एमपीज होते हैं, एमपी जितने भी चूज करके आते हैं उनको दिलाते हैं। उसके बाद क्या, मान लो कि रिजाइन करना हो स्पीकर को, तो स्पीकर जब रिजाइन करता है तो वो डायरेक्ट किसको करता है, ड्यूटी स्पीकर को। जैसे कि हमने चेयरमैन की बात करी थी, तो चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट ड्यूटी चेयरमैन को रिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि चेयरमैन एक वाइस प्रेसिडेंट है और ड्यूटी चेयरमैन जो कि एक एमपी है, राज्यसभा का मेंबर है। जबकि जो स्पीकर है वो खुद भी एक क्या है, मेंबर है लोकसभा का, और ड्यूटी स्पीकर भी लोकसभा का मेंबर है। सो वहां पर क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता, तो प्रेसिडेंट के लेवल का इंसान जो है वो ड्यूटी चेयरमैन को रिजाइन करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो उनको नहीं करता, बट ड्यूटी चेयरमैन जो है वो रिजाइन करता है किसको, जो चेयरमैन थे। बट यहाँ पे क्या है, स्पीकर जो है वो रिजाइन करेंगे किसको, स्पीकर को, ड्यूटी स्पीकर को, और ड्यूटी स्पीकर जो रिजाइन करेंगे वो किसको, स्पीकर को। सो इस तरीके से इनका रेजिग्नेशन जो कि रहता है। उसके बाद चलते हैं कि स्पीकर की भी कुछ पावर्स होती है काफी सारी, क्योंकि एक लोकसभा का स्पीकर है वो पूरे लोकसभा को लीड करेगा, वो वहाँ का हेड है। उसके पास कौन कौन सी पावर्स रहती है उनको डिटेल में समझ लेते हैं। और पावर की बात करें स्पीकर की, तो सबसे पहली पावर तो मेनली वो लोकसभा को संभालता है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर हेड है तो लोकसभा को संभालता है। अगर 545 एमपीस हैं तो 545 एमपी पे किसका कंट्रोल है, वो स्पीकर का कंट्रोल है। देन जो सेक्रेटरीट होता है, सेक्रेटरीट में जितने भी हमारे कानून बनते हैं वो कौन बनाता है, सेक्रेटरीट। और मेनली जो सेक्रेटरीट में कौन बैठता है सबको पता है, यूपीएससी से जो कंडक्ट होकर आते हैं जिनको हम कहते हैं आईएएस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से जो भी पर्सन सेलेक्ट होकर आते हैं वो कहाँ जाते हैं, सेक्रेटरीट में। एक लेवल के बाद सबसे पहले उनको मान लो कि एक तहसील लेवल पे रखा जाएगा, तहसील तहसील खेल लो। उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
पहले उनका एसडीएम बनाया जाएगा, फिर उनको डीएम बनाया जाएगा, 5 साल के लिए वो वहां पे रहेंगे। फिर नेक्स्ट करते करते वो एक टाइम पे क्या होगा, सेक्रेटरी कम से कम भी अपने करियर के 30 to 35 ईयर्स के बाद सेक्रेटरी लेवल में बैठते हैं। जैसे कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो भी एक IAS रहे हैं, फॉरेन जो कि सर्विस IFS रहे हैं। उसके बाद जी डोवाल, वो भी रहे हैं। तो बड़े सारे जो पर्सन है, तो सेक्रेटरीट में लोगों का क्या काम है, उन लोगों को रखा जाता है जो कि यूपीएससी निकाल के आते हैं। सबको पता है कि यूपीएससी निकालना कोई हड़बा तो है नहीं, तो यूपीएससी निकालने वाला पर्सन जो होगा उसकी नॉलेज होगी उसको, तो वो एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसको कि ऐसे सेक्रेटरीट में रखा जाता है। जितने भी, जब कि अगर हम बात करें MLA MP, तो इनको कहाँ कितनी नॉलेज होती है, उनको क्या पता है कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सी IPC की धारा लग रही है, क्या हो रहा है, इतना पता है क्या उनको? आपको लगता है कि MLA या MP को, मैं एक मंत्री को इतना पता होगा? मैं क्या मंत्री इतना पढ़ा लिखा है? तो मंत्री को कंट्रोल कौन करेगा? मंत्री के लिए ये सारी जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा? मेनली कंट्रोल नहीं करेगा, बट इनको जानकारी कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो काम है किसका? एक सेक्रेटरीट का। तो सेक्रेटरीट लेवल पे कौन बैठेगा? वो होगा एक IAS अधिकारी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पास करने के बाद जब वो IAS जो कि फील्ड में आता है, तब वो सेक्रेटरीट में जाता है। तब वो किस काम के लिए यूजली चूज किया जाता है मोस्टली? कि वो हेल्प करे सेक्रेटरीट में, किसकी? जो कि रनिंग गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए एक यूपीएससी। जैसे कि कहा जाता है कि जब लोकसभा की जब बैठक होती है, जब उसमें जितने भी वो होते, 3 हमने सेशन से पढ़े थे, तो सेशन के दौरान भी अगर अपोजिशन जब की रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन करती है, रूलिंग पार्टी जो है, तो उनके मंत्रियों को इतना नहीं पता, तो उनका आंसर कौन करेगा? उनको कौन लिख के भेजेगा? वो एक यूपीएससी अधिकारी साइड पे बैठे होते हैं 5-7, फिर एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कुछ ऑफिस में बैठे होते हैं 10-12, तो वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और फिर वो आंसर प्रोवाइड करवाते हैं किसको? एक मंत्री को। तो ये सारा काम कौन देते हैं? सेक्रेटरीट में। तो ये जितना भी सेक्रेटरीट का लेवल का जितना भी सेक्रेटरीट है पूरा, उसको कौन कंट्रोल करते हैं? जो कि चेयरमैन नहीं, स्पीकर। चेयरमैन किसके? राज्यसभा के। और स्पीकर किसके थे? लोकसभा के। तो स्पीकर उनको कंट्रोल करते हैं। देन हमारे पास मनी बिल, जितने भी मनी से रिलेटेड बिल आते हैं, पैसा निकलवाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से जो भी होगा, तो मनी बिल जो कि किसके, वो उनको हेड कौन करेगा? वो भी स्पीकर करेंगे। देन ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही क्या हो कि उनमें जो कि विवाद चल रहा हो कि लोकसभा चाहती हो ये बिल पास हो जाए, राज्यसभा चाहती हो कि ये बिल पास ना हो, या फिर दोनों में वाइस वर्सा, तो अब क्या होगा कि दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है। जिस पक्ष में ज्यादा वोट होंगे हाँ या ना की तरफ, तो वो जीत जाएगा। जबकि और उसका जो मेनली हमने कहा था कि जब हम ज्वाइंट सेशन पढ़ रहे थे, मेनली 108 में पढ़ेंगे अभी, बट पहले भी हमने एक बार पढ़ लिया इसको पार्लियामेंट में। तब क्या होता है, ज्वाइंट सेशन को मेनली प्रेसिडेंट बुलाते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको बुलाते हैं, बट वहां पर हेड नहीं करते क्योंकि प्रेसिडेंट के पास और भी काम है, तो वो इतनी छोटी सी चीज के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो उसको हेड कौन करेगा? वो करेंगे स्पीकर, उसको हेड करते हैं। इसीलिए स्पीकर को प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो पदेन, इनको कहता है पदेन, मतलब पूरे लोकसभा को कंट्रोल करने वाला, उसको बोलते हैं पदेन या फिर प्रेसिडेंट। देन इनको रिमूव करने का वो देख लेते हैं, पावर सब देख ली, रिमूव करने का वो देख लेते हैं। अगर इनको रिमूव करना हो तो रिमूव, तो 66% वोट चाहिए, कम से कम भी 243 वोट चाहिए इनको रिमूव करने के लिए। इतने वोट होंगे तभी इनको रिमूव कर सकते हो। देन 14 डेज पहले, 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा क्या कि आपके खिलाफ हम एक, जो कि आपको रिमूव करने के लिए हम एक बिल लेकर आ रहे हैं, तो उनको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। उन 14 दिनों में वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन स्पीकर रहेंगे। वो स्पीकर वो तब भी है, प्रेसिडेंट मतलब कि उनके पास पूरी पावर है, स्पीकर मतलब खाली एक पर्सन है, स्पीकर है। तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे बट स्पीकर रहेंगे उन 14 दिनों में। देन एक और चीज आती है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो राजीव गांधी जी ने ऐड करवाया था। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता है कि जब मैं एक पार्टी से हूँ, तो हम टोटल कितने 55% है मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाता हूँ, ठीक है, बिना किसी रीजन के, और मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मेरी पार्टी जो है मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएगी कि ये हमारी पार्टी से जीता है, तो MP बना हमारी पार्टी से, इसने दूसरी पार्टी को कैसे ज्वाइन कर लिया। तो राजीव गांधी जो है वो इस बिल को लेकर आए थे, और इसमें जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है किसी पर्सन का, तो वो ना फिर इलेक्शन लड़ सकता है, और जो उसकी MP की सीट होगी वो भी खारिज कर दी जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में हेड कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। स्पीकर इसको लेकर आते हैं, स्पीकर इसको लीड करते हैं। तो ये स्पीकर की कुछ पावर्स हैं, किस तरीके से उन्हें रिमूव किया जाता है, स्पीकर जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं, किस तरीके उनकी इलेक्शन होती है, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं मेनली MP ही होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वो होते हैं, उनके लेवल के पर्सन है, और उनको चूज किया जाता है स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो स्पीकर है वो रिजाइन करेंगे तो वो किसको करेंगे, और ड्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे, ये अपने डिटेल में समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 क्या बोलता है, सेम है ये जैसे कि हमने चेयरमैन चैप्टर में पढ़ा था, तो सेम वैसे ही है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लें। सो 94 बोलता है वोकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस एंड स्पीकर ऑफ द ड्यूटी स्पीकर। अगर वेकेशन चाहिए हो
या फिर रेजिग्नेशन चाहिए होगा, तो ये किसको कोऑर्डिनेट करेंगे, या फिर उनको रिमूव करना होगा ऑफिस से, वो किस तरीके से होगा, उसकी चर्चा किसमें 94 की। और ये पूरा हमने डिटेल में समझ लिया कि उन्हें रिवोकेशन चाहिए होगी या फिर रेजिग्नेशन चाहिए होगा, रिजाइन करना है, तो रिजाइन करने का स्पीकर ड्यूटी स्पीकर पास और ड्यूटी स्पीकर स्पीकर के पास। वैसे वेकेशन के लिए और उनको छुट्टियां वगैरह चाहिए उसके लिए, या फिर रिमूव करने के लिए, तो वो हमने वहां पे पढ़ लिया कि 66% वोट चाहिए उनको रिमूव करने के लिए। देन हम देखते हैं आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 क्या होता है, पावर ऑफ द ड्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज अ स्पीकर। मान लो कि कभी स्पीकर नहीं हुए, वो किसी काम से बाहर गए हैं, उनकी डेथ होगी, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी है, तो स्पीकर का काम कौन करेगा, उस टाइम पे स्पीकर का जो मेनली काम होगा वो करेंगे कौन, ड्यूटी स्पीकर। और मान लो कि ड्यूटी स्पीकर में नहीं है, तो किसी एमपी को ही चूज करके बैठाया जाएगा उनकी सीट पे एज अ ड्यूटी स्पीकर और स्पीकर। तो वो जितना भी होगा किस तरीके से वो उनको चुना जाएगा फिर से, और अगर वो नहीं है, स्पीकर नहीं है, फिर ड्यूटी स्पीकर नहीं है, उनकी उनको रिप्लेस किया जाएगा, वो किसमें, आर्टिकल 95 में। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन, द स्पीकर और द ड्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो मान लो कि जब क्या होगा कि स्पीकर पे, जैसे कि हमने बोला कि टू रिमूव करने के लिए 66% वोट चाहिए, और 14 दिन का उनको क्या पहले से उनको बताना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि आपको हम रिमूव करने जा रहे हैं, जब आपके खिलाफ बिल लेकर आ रहे हैं, आपसे ये गलती हुई, तो अब यहाँ तो आप साबित कर लो कि आपसे ये गलती नहीं हुई, आप सही हो। तो अगर आप साबित कर देते हो तो अब भी आपको मतलब रिजाइन नहीं करेंगे, रिमूव नहीं किया जाएगा। अगर हम नहीं कर पाते तो रिमूव आपको कर दिया जाएगा। सो वो जितना भी सिस्टम है, उस टाइम पे क्या होता है, मैंने पहले बोला वो प्रेसिडेंट नहीं रहते, प्रेसिडेंट नहीं रहते, बट हाँ स्पीकर जरूर रहते हैं। तो बोलता है कि 96 आर्टिकल 96 जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि जब भी किसी स्पीकर पे, ये हमने चेयरमैन में पढ़ा था, स्पीकर में भी सेम ही है, किसी स्पीकर पे अगर हम उनको रिमूव करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, या कुछ एक्ट बना रहे हैं, या कुछ भी उनके खिलाफ कुछ भी लेकर आ रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा कि जो स्पीकर होंगे वो मेनली क्या होगा, वो एज अ स्पीकर काम नहीं करेंगे, ना वो ड्यूटी स्पीकर ही होगा, वो एज अ ड्यूटी स्पीकर काम करेंगे, ठीक है। और वो जो कि लेकर आएंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक चीज कि कम से कम भी 50% वोट होने चाहिए उस बिल को लेके आने के लिए। अगर एक स्पीकर को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 50% के जो कि खर्चा की जो कि साइन सिग्नेचर होंगे, ठीक है, वो होने चाहिए पहले ही, ठीक है। किस चीज के लिए, कि हमें इन्हें रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए हस्ताक्षर चाहिए, किस चीज के लिए, 50 वोट जो 50% के, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उस बिल को लेकर आ सकते हैं, और उस बिल को जब हम लेकर आएंगे तो उसी दिन हम, उससे 14 दिन पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये बिल हम लेकर आ रहे हैं 14 दिन बाद। 14 दिन बाद आप उस बिल को लेकर आओगे, फिर उसको पास करवाओगे, अगर वो पास होता है 66% वोट से, तब आप उनको रिमूव कर सकते हो, नहीं होता तब आप उनको रिमूव भी नहीं कर सकते। एक और चीज समझने वाली है स्पीकर की, कि मान लो कि पार्लियामेंट, जैसे हमने बोला कि लोकसभा में, लोकसभा को मेनली हेड करते हैं स्पीकर। तो लोकसभा से मान लो कोई एमपी है, वो बोलता है कि मुझे जाना है कहाँ, मुझे अमेरिका जाना है या फिर यूएई जाना है। तो मान लो वो यूएई जाना चाहता है, वो विदाउट लोकसभा के जो स्पीकर है उनके परमिशन के बिना यूएई नहीं जा सकते, उनको बताना पड़ेगा सबसे पहले स्पीकर को, और अगर स्पीकर उनको परमिशन देते हैं तभी वो कहाँ जा सकते हैं कि यूएई जा सकते हैं। अगर वो बिना स्पीकर के बताए जा मतलब जाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो स्पीकर उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद एक एमपी को मिनिमम 60 डेज, लगातार अगर एक एमपी 60 डेज जो है वो लोकसभा में नहीं आते, तब क्या होगा, तब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको एज एमपी की सीट से भी रिमूव किया जा सकता है, अगर वो कब 60 डेज तक अगर नहीं आते। तो ये सारा सिस्टम कौन कंट्रोल करेगा, लोकसभा के जो स्पीकर है वो कंट्रोल करेंगे, और लोकसभा के स्पीकर या फिर ड्यूटी स्पीकर किसमें, आर्टिकल 93 में। तो हमने आज समझा आर्टिकल 93 क्या है, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95 और आर्टिकल 96, जिसमें स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर के बारे में कंप्लीटली पढ़ा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम 96 से लेकर 97, 98, 99 और 100 जो आर्टिकल रहेंगे, उन 4 आर्टिकल्स को हम डिटेल में समझ लेंगे, क्योंकि उसमें भी चेयरमैन और स्पीकर के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं, उनको समझें। सेक्रेटरी के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में हमने इधर बात करें उसको समझेंगे, और उसके बाद हम 101 से लेकर 104 जो आर्टिकल्स हैं हमारे मेन आर्टिकल हैं, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, हमारा ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। सो होप करता हूँ वो आपने कर लिया होगा। और आज के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम आर्टिकल 97 से लेकर 100 तक समझेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।